के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिविजुअली जो है उसका क्या हेट स्पीच का इम्प्लीकेशन होता है और फिल्मों में रहने से क्या है। अब उसके बाद एक टाइटल बना लीजिए, घृणा वाक्य एवं सोशल मीडिया, डैश देकर लिखिए थोड़ा। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में संचार की संस्कृति इतनी विकसित नहीं हो पाई। संचार की संस्कृति इतनी विकसित नहीं हो पाई है और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के साधनों से किसी जाति, धर्म, प्रजाति के प्रति हेय वाक्य या घृणा वाक्य भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके निम्नांकित कारण हैं। पहला पॉइंट्स में जाइए, पहला डॉट करके लिखते जाइए। पहला संचार क्रांति आने के साथ साथ संचार की संस्कृति का भी होना जरूरी है, किंतु अभी ऐसा पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। विकसित नहीं हो पाया है। है ना। दूसरा, सोशल मीडिया का उपयोग निजी हितों के लिए अधिक हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक कारणों से भी सोशल मीडिया में ऐसे प्रस्तुतिकरण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय समाज में पहले से
भारतीय समाज में पहले से ही जाति धर्म प्रजाति के आधार पर परिप्रेक्ष्य संकुचित रहा है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के संचालक पश्चिमी देशों के हैं। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के अधिकतम संचालक पश्चिमी देशों के हैं और वे हमारी संस्कृति और विचारों को उतना नहीं समझते हैं। और उनकी मानसिकता उदारवाद से प्रेरित है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता लिबर्टी सबसे पहला व प्रमुख पहलू होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक सब टाइटल दे दीजिए, फिल्मों में अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति में अंतर। फिल्मों में अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति में अंतर। डैश देकर इसमें लिखिए, फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है और उसके प्रमाण पत्र के उपरांत ही फिल्मों के लिए, ऐसा लिखिए, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है और उनके प्रमाण पत्र के उपरांत ही उसे प्रदर्शित किया जाता है। जबकि सोशल मीडिया के लिए ऐसा कोई विनियामक प्राधिकरण या सेंसर बोर्ड नहीं है। यह एक आभासी वर्चुअल स्वच्छंद दुनिया है जिनके संचालक दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं
कहीं भी हो सकते हैं। जो हमारे कानून व रूल्स रेगुलेशन, जो हमारे कानून व नियम विनियम, नियम विनियम के पकड़ से बाहर हैं, क्योंकि कानून की एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं, कानून की एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं, भौगोलिक सीमाएं होती हैं। यद्यपि भारत में सोशल मीडिया में घृणा वाक्य जैसे विषयों को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए IT एक्ट 2000, सूचना तकनीक कानून 2000 IT एक्ट 2000 पारित किया गया है। किंतु भौगोलिक सीमाओं की वजह से यह घृणा वाक्य को नियंत्रित करने में, हेट स्पीच को नियंत्रित करने में सफल सिद्ध नहीं हो पाता है, सफल सिद्ध नहीं हो पाता है। ठीक है। अभी देखिए, यूपीएससी ने एक बार पूछा था फिल्मों में अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में अंतर कैसा है। कभी भी सोशल मीडिया में और फिल्म में करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में आईटी मिनिस्टर ने खूब सारा, रविशंकर जी ने बुलाया है मार्क जकरबर्ग को, व्हाट्सएप के हेड को, है ना, और ढेर सारा बातचीत किया है इस पे। ये अपने आप में एक लाइव मुद्दा है और बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे निर्भया कांड पे किसी ने बनाया है ना वृत्त चित्र। इस देश में और भी बहुत अच्छा चीज है दिखाने को, खराब चीज को दिखाने के लिए लोग कर लेते हैं। होम मिनिस्ट्री रेगुलेशन जारी भी करती है तो भी रुक नहीं पाता है, क्योंकि इंटरनेट पे कंट्रोल नहीं है। अधिकतम सर्वर के मालिक अमेरिका में बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ केबल है समुद्र के रास्ते आया हुआ। या तो केबल काट दें हम लोग, केबल काट देंगे तो अकेले में सुनसान जगह पे रहने वाले, है ना, तो धीरे धीरे फिर हम लोग हुमा हुमा करने लगेंगे, टेररिस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे जो आम दुनिया से, है, उदारवादी लोकतांत्रिक दुनिया से दूर वो हो नहीं सकते। और हमारे बहुत सारे बीमा, बैंकिंग, टिकेटिंग, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो इसी पे आधारित है। और हमने अभी इंट्रानेट नहीं बनाया है, एक्स्ट्रा नेट हमने डेवलप नहीं किया। इंटरनेट क्या है जी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसमें लैन से या नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर से जोड़ के रखना, इंटरनेट हो गया। जैसे कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब उसकी सारी एजेंसियां में इंटरनेट है तो चलेगा, बाहर से खत्म भी हो जाए तो। एक्स्ट्रा नेट मतलब हमारे अपने केबल्स हों जो हम चला पाएं, जो कभी टेररिस्ट अटैक कर दे इंटरनेट पे और सब खत्म हो जाए, ना चले तो भी हमारा मूलभूत काम हो, बैंकिंग हो पाए। सोचिए इंटरनेट हटा दिया जाए कितने लोगों को कष्ट हो जाएगा। आपको भी सब, अब जमाना बदल गया, ऑनलाइन सब आता होगा। किसी जमाने में हमारे प्राचीन काल में पोस्ट ऑफ डाकिया लाता था, है ना, तो हमारा वेतन जो आता था प्राचीन काल में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आता था। हम लोग को इंतजार रहता था डाकिया कब आएगा, और एक बार बेल बजता था तो हम लोग एकदम छत से कूद जाते थे कि बस आ गया, बस हो गया ऐसा। अब जमाना खत्म हो गया है। लेकिन अगर ये रोक दिया जाए इसे तो कितना कष्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी प्रिमिटिव हम लोग हो सकते हैं।
रेलवे में, फ्लाइट्स में इतनी टिकटिंग और बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जा सकती हैं। तो ये हमने बनाया नहीं है कि हम उनको एकदम से कट ऑफ कर देंगे, तुम हमारे कल्चर को समझते नहीं हो, कुछ भी चला देते हो, जाओ हम तुम्हारा यूज़ नहीं करेंगे। ये स्थिति में नहीं है। ये काम सिंगापुर कर सकता है, ये काम बहरीन कर सकता है, और हमें भी अगर संभल के रहना है, अच्छा बनना है, तो ये बनाना पड़ेगा। अब भविष्य में हमारा खुद का मालिकाना हक वाला इंटरनेट हमारे देश में ही रहे, ये ज़रूरी है। तभी हमारे यहाँ का डाटा हमारे यहाँ रहेगा, वरना हमें अमेरिका में जमा करवाना पड़ता। IBM के पास डाटा है। आप लोग आंदोलन करेंगे मुखर्जी नगर में, डिपॉजिट होगा वॉशिंगटन DC में, है ना, या मैनहट्टन में कोई बैठा होगा वहाँ पे बच्चा, वो सुनता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो एयरटेल और बाकी जो भी सर्विसेज हैं वो अपने आंकड़े डाटा वहीं रखते हैं। और दिल्ली पुलिस को लेना होगा, एयरटेल से मांगेंगे तो वो किससे मांगेंगे? IBM से। और यहाँ वाला सब बात कोई नोएडा में बैठ कर लड़का जानता होगा सब। ये सब कमियां हैं, इसलिए बहुत कंट्रोल में ये नहीं है। तो क्या हो सकता है? हेट स्पीच को कंट्रोल हम कैसे करें? उपाय क्या है? लिखिए लेफ्ट साइड में। सोशल मीडिया में हेट स्पीच, सोशल मीडिया में घृणा वाक्य को नियंत्रित करने के साधन क्या है? नियंत्रित करने के साधन क्या? पॉइंट्स में जाइए। पहला, सभी नागरिकों को अपने हैंडल्स बनाने चाहिए। हैंडल्स, हैंडल से लिखिएगा, बनाने चाहिए। और हेलो, आवाज आ रही है? हैंडल्स बनाने चाहिए। और सरकारी एजेंसियों, या अगला पॉइंट डाल दीजिए, सरकारी एजेंसियों वो सभी प्राधिकरण के अपने हैंडल्स होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, सबका अपना हैंडल हो जाए, लोग हैं ही मैक्सिमम, जो नहीं है वो भी आ जाए। सिर्फ हैंडल नहीं होने चाहिए, उस पर विचार व्यक्त करें। जैसे समाज में खराब लोग कम हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं, वरना हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पुलिस कितना होगा इंडिया में? कितने पुलिस वाले होंगे? मतलब दिल्ली में जहां आप रहते हैं, चलिए कितने होंगे? 1 लाख से ज्यादा है। आबादी कितनी है? कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, है ना। तो लगभग एक स्टेट में, बड़े अच्छे खासे राज्य में, राजस्थान में 6-7 करोड़ जनसंख्या है, थोड़ा ही सा कुछ कम होगा, भले सेंसस का डाटा कुछ भी हो, उसका 1.5 गुना तो उसमें जोड़ के रखिए ही। और जितना देर हमें बोलने में लगा अभी, इतने में दिल्ली के हॉस्पिटलों में कितने बाल गोपाल आ गए होंगे, है ना। और कहने की बात ही नहीं। तो ये आप जानते हैं जो रफ्तार है हमारे यहाँ आने की, जाने की भी है ना, लेकिन आने वाली रफ्तार कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए इतने पॉपुलेशन में क्या इतने पुलिस वाले कंट्रोल कर पाएंगे? सभी लोग भड़क जाएं, हुमा हुमा करने लगे, है ना, गन बंदूक लेके थोड़ा धाए धाए करके देखें, कंट्रोल नहीं कर पाएगा स्टेट। तो कंट्रोल्ड है सामाजिक व्यवस्थाओं से। तो लोग अच्छे हैं, ज्यादातर लोग अच्छे हैं, है ना। सिर्फ राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ नहीं कर सकती है। बहुत सारी चीजें सामाजिक व्यवस्थाओं से, सोशल नॉर्म्स है कि ये करना चाहिए, ये तुमको शोभा देता है, पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा करते हैं। ये सब जो नॉर्मिंग है हमारे यहाँ, इन नॉर्मिंग की वजह से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाते हैं। जब ज्यादातर लोग अच्छे नॉर्म्स वाले हैं, सभी अपने हैंडल से लिखेंगे। खराब वाला लिख रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, अच्छा वाला ज्यादा है, तो दब जाएगा कौन? जो बुरा है। तो बुरी आत्मा धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। हम लोग नहीं करते हैं तो बुरी आत्मा फड़फड़ाते रहते हैं, है ना। और ऐसे भी निगेटिव एनर्जी में थोड़ा ताकत ज्यादा रहता है। शुरू में लगेगा एकदम बदल खोल के रख देगा। रामायण महाभारत के सीरियल में देखते होंगे, कोई राक्षस आए तो बिजली बिजली चमकाया, एकदम लगा गए, राम खत्म, अब एकदम, लेकिन अंतिम रूप से नाश होना उसी का है।
तो ये इसमें है, ये हैंडल हो, इससे फायदा होगा। और सरकारें ये कर भी रही हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा भी रही हैं कि ये काम आप करिए, है ना। अच्छे प्रोफेसर, लॉयर, जो भी समझदार हैं वो किसी मैटर पे लिखें, बाकियों को मौका ना दें कि वो कुछ भड़का दें ऐसा सोसाइटी में। पैराग्राफ छोड़कर लिख दीजिए जरा। उपर्युक्त वजहों से सकारात्मक विचारों को सोशल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा क्योंकि अधिकतम संख्या में अच्छे और सद्भाव को बढ़ाने वाले ही नागरिक भारतीय परिवेश में देखने को मिलते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट, अगला डॉट। इसके अलावा नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के संचालकों को सरकार के द्वारा समय समय पर डोजियर्स और एडवाइजरी भेजते रहना चाहिए। और हाल के दिनों में ऐसा लगातार किया गया है। नेक्स्ट, डोजियर्स में हम लोग को गाइडलाइंस देते हैं, है ना, डोज देते हैं कि भाई ये मत करो, है ना, ये करोगे तो हमारे यहाँ बिजनेस बंद कर देंगे, हमारे यहाँ से एडवर्टीजमेंट नहीं जाएंगे आपके। तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट उनके ऑल्टर होंगे तो ध्यान देते हैं, है ना। जैसे व्हाट्सएप ने हमारे लिए डेवलप किया फॉरवर्डेड, अब लिखा हुआ आता है, तो उससे और एक तरफ हम प्रचार भी कर रहे हैं कि मैसेज फॉरवर्ड मत करो, है ना। और कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते हो सोच समझ के करो, इसका लीगल वैल्यू है। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस ले लिया प्रेसिडेंट ने, उसने भी कह दिया कि भाई यही लीगल वैल्यू है, कुछ भी करोगे ऐसे ही तो बाद में कहना नहीं होगा। और कोर्ट ने भी मान लिया कि बस हम नोटिस भेज देंगे, अब देखो चाहे मत देखो, मान लिया जाएगा कि तुमने देख लिया है, और उसके बाद जो करना है वो तो अरेस्ट वरेस्ट सब कर लेंगे उसी बेसिस पे। तो अब थोड़ा सा लोगों में फियर आएगा, एक तरफ हम उनके ऑनर को समझाएं, दूसरी तरफ अपने लोगों को ये करें। और सबसे जरूरी बात है कि इसका कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। कई देशों में इसका कल्चर है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ फोन का भी नहीं हो पाया, सोशल मीडिया छोड़िए, है ना, फोन का ही नहीं, ऐसे ही बहुत कम कल्चर है ना। जैसे किसी को आप फोन किए, फोन आराम के लिए है कि टेंशन लेने के लिए है? आराम के लिए। तो हमारे पास मान लीजिए फोन आया, हम नहीं उठाएंगे, अभी हमको मन नहीं है ना। अब जैसे हमारी जिंदगी में देखें तो अभी क्लास चल रही है, हम ले नहीं सकते। तो अधिकतम लोग नाराज इसलिए रहते हैं कि हम बड़े आदमी हो गए। यहाँ पे यही कल्चर है। अरे कोई कुछ काम में हो सकता है, कुछ ड्राइविंग हो सकता है, तो एक बार करके छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, 40, 50, 60 बार। अब मोहब्बत रहे तो कोई बात भी है, बिना मोहब्बत का भी, मोहब्बत या घृणा कुछ रहे तो ये सब चलता है। ये दोनों ना हो तो भी 50-60 बार, छोटी छोटी बात के लिए, है ना। चाय पी लें,
ऐसा पीना चाहिए, लेना चाहिए। क्या मतलब है भाई? कल्चर नहीं है ना, टेलीफोन का कल्चर नहीं है। वो किस लिए आया है, उसको किस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो इसमें है ना, देखिए दुनिया में क्या है कि दुनिया के देशों में, जैसे अब इटली में रेनेसा आया, या कभी है ना रेशनैलिटी की चीजें, जैसे उदारवाद का जन्म कैसे हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति से, है ना। लोगों में अचानक से कि राजा क्या होता है यार, किसी बात में टैक्स ले लेते हैं, क्यों लेगा ये? मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्र प्राणी है, एक अपना समझ बूझ लोगों में हुआ, ठीक है। नो डाउट उनके पीछे कुछ फिलोसोफर्स थे, है ना। तो मॉन्टेस्क्यू, है ना, लॉस्की और हॉब्स, ऐसे लोगों के द्वारा जो स्टेट थ्योरीज वगैरह सब दी गई और चीजें बताई गई, तो सबका असर भी हुआ यूरोप में। तो इस समय समय पर वो जागृत होते हैं, अपने आप को सुधारते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके यहाँ एक सोशल कोहिजन अच्छा पाया जाता है। हमारे यहाँ वो हो नहीं पाता है, उतना नेशनल एसोसिएशन नहीं हो पाता है। एसोसिएशन पॉकेट्स में होता है, वरना ये सारी चीजें ठीक हो जाती है यूरोप के जैसे हमारे यहाँ। जैसे क्षत्रिय समाज, है ना, फिर होगा कि वैश्य समाज, है ना, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज, ऐसा हो जाए। भारतीय समाज वाला हो ही नहीं पाता है सब साथ ही में, लेकिन इंटरनल उप संस्कृति का प्रभाव इतना है कि वो पॉकेट्स में आइडियाज लेके चलते हैं, क्योंकि अपने उनके हिडन इंटरेस्ट होते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा है नहीं, एक ही कल्चर, एक ही भाषा, एक ही तरह का चीज, तो उनको इजी है। कनाडा में थोड़ा हमारे तरह का टेंशन है, स्विट्जरलैंड में हमारे जैसा है, लेकिन वो भी समझदारी से बना लेते हैं। हमारे इतना तो नहीं है। कनाडा में 2 ही तरह का लैंग्वेज और थोड़ा अलग अलग नेचर है। यूएस में सोचिए, जितने लोग गोरे हैं सब यूरोप से गए थे, लेकिन आज तो वो फीलिंग खत्म हो गया उनमें। आज वो स्टेट्स के हैं, उनसे पूछिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नहीं बोलते कि हम उनके जड़ के हमारे वंशज थे श्री श्री। अच्छा, हमारे यहाँ संस्कृति में ऐसा है ना कि हम पुरानी चीजों को भुला ही ना पाए जल्दी। जैसे HD देवगौड़ा, तो हरदन हल्ली डोडो गौड़ा देवगौड़ा नाम होगा, है ना, ऐसा नाम होगा। तो एक जगह का नाम होगा उसमें, लैंड एंड द पीपल, दादा परदादा का नाम जुड़ा होगा। APJ अब्दुल कलाम, तो अबुल पाखिर जैनुल अबीद, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी। तो कल्चर भी तो हमारा ऐसा है ना, हमारे यहाँ का। तो इन वजहों से होता है, इसलिए नेशनल कल्चर बनाने में दिक्कत थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी हम नेशनल कल्चर हैं, ये अपने आप में खूबी है, जी लेते हैं। चलिए आगे लिख दीजिए थोड़ा। एक और पॉइंट, सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट पारित करके नॉर्म्स बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें किसी बाध्यकारी व्यवस्था को बनाने के बजाय, बाध्यकारी व्यवस्था को बनाने के बजाय नागरिकों में संचार की संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे स्वतः, पैराग्राफ छोड़कर, इससे स्वतः घृणा वाक्य के संदर्भ में, घृणा वाक्य के संदर्भ में घृणा वाक्य के संदर्भ में सुधार हो सकता है। प्रश्न लिख दीजिए।
इसको ऑन कर दीजिए जरा। लिखिए प्रश्न। सोशल मीडिया के स्तर पर, सोशल मीडिया के स्तर पर घृणा वाक्य, सोशल मीडिया के स्तर पर घृणा वाक्य एक चिंताजनक विषय है। क्या आपके विचार में इसे नियंत्रित करने में, इसे नियंत्रित करने में इसे नियंत्रित करने में नियंत्रित करने में सूचना तकनीक कानून 2000 सक्षम नहीं है? सक्षम नहीं है? यदि हां तो इसमें सुधार करने के उपाय बताएं। इसमें सुधार करने के उपाय बताएं। ठीक है। दूसरा सवाल, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति तथा फिल्मों में की गई अभिव्यक्ति के बीच अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। और हे वाक्य के संदर्भ में सोशल मीडिया में इसे बढ़ावा क्यों मिल रहा है, इसके कारण बताएं। इसके कारण बताएं। ठीक है। तो आजकल फंडामेंटल राइट्स इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अभी एक दो मॉड्यूल पूछे गए हैं, पहले बहुत सारी चीजें इधर हुई हैं, उससे पूछे नहीं गए। पूरे तरीके से आपको सवाल मिलेंगे, है ना, दोनों ही क्षेत्र में। तो हमारे सब्जेक्ट में सूचना तकनीक कानून या आईटी एंड गवर्नेंस, ये सब जो रिफॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारे यहाँ कभी भी हो सकता है। और जीएस में तो होता ही होता है, वो तो अपने आप बाई प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लिख दीजिए, आईटी एक्ट 2000 एवं नहीं टाइटल, सूचना तकनीक कानून 2000 बनाम अनुच्छेद 19 बनाम अनुच्छेद 19 ठीक है। इसमें लिखिए, सूचना तकनीक कानून 2000 के उद्देश्य क्या है, इसके पहले ये जानिए।
अंडरलाइन करके कुछ चीजें पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, पॉइंटेड फॉर्म में जाइए। पहला, डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देना। डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देना। दूसरा, एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मशीन और ऑनलाइन वित्तीय ट्रांजैक्शन, स्थानांतरण को बैंकिंग व्यवस्था में वैधानिक मान्यता देना। वैधानिक मान्यता देना। हालांकि गांव में अभी विश्वास हुआ नहीं है लोगों को, अभी पासबुक लेके लोग जाते हैं, तो खचाक खचाक करके उसको अपडेट न करवा लें तब तक उनको लगता नहीं कि खाते में कितना पैसा है ना, वो अभी गया नहीं है। और एटीएम लगा दीजिए गांव में तो उसको कोई कुत्ता बैठा होगा, है ना, कभी कभी फील होता होगा। ये चेंज हो रही है चीजें। नॉर्थ इंडिया में सब ज्यादा है, साउथ इंडिया के गांव में भी ठीक है थोड़ा सा। नेक्स्ट, तीसरा, पुलिसिंग व अन्वेषण को बेहतर करने के लिए, पुलिसिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिंग एवं अन्वेषण को बेहतर करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट बैंकर्स रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट के तहत ऑनलाइन दस्तावेजों को वैधानिक मान्यता देना। जैसे ईमेल आप किसी को भेजते हैं तो उसका लीगल इम्प्लीकेशन है ना, ईमेल का जांच होता है। ईमेल में कुछ लिख के भेज दिए कि तुम ऐसे ऐसे गड़बड़ किए हो या नोटिस भेज दिए और वो जवाब नहीं दे रहा है, दैट मीन्स को एक्सेप्ट कर लिया, अगला नोटिस भेजिए, अरेस्ट करवा दीजिए, है ना। तो लोगों में लीगल अवेयरनेस बहुत कम है, ध्यान देने का जरूरत। अब वही चीज व्हाट्सएप हो गया, समझदारी से इस्तेमाल करना है, समझदारी से एडमिन बनना है उसका, या किसी ग्रुप में रहना है ना, ये सब जरूरी है। तो अभी थोड़ा एज थोड़ा कम है तो कई बार भावना में बहुत कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोग ऐसे चीजों में आए हैं जिसको कम उम्र में अक्ल दाढ़ निकल जाता है ना। आईएएस का जो तैयारी करता है वो कम उम्र में बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा मतलब शरीर से नहीं होता है, मैच्योर हो जाता है, दिमाग उसका ऐसा हो जाता है कि भाई उसमें प्लेटो और अरस्तु भी पाए जाते हैं, ठीक है, तभी इतना बड़ा बड़ा पद दिया जाता है। डीएम देखते ना, बच्चा जैसा रहता है, बूढ़े बूढ़े सब नीचे रहते हैं ऑफिस में, तो बच्चा को क्यों दिया जाए इतना बड़ा कमान, बच्चा में अकल दाढ़ ज्यादा है, तो आप लोग ऐसे बच्चे हो। अगला पॉइंट, यदि कोई ईमेल या सूचना एवं संचार तकनीक के साधनों का प्रयोग करके किसी की गरिमा के विरुद्ध अवैध गतिविधियों को संचालित करता है,
तो इसे अपकृत्य क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक क्रियाकलाप, क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक क्रियाकलाप घोषित कार्यपालिका से थोड़ा कम लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि इन सब एरिया में बहुत सारा अपडेशन होते रहता है, तो इसलिए थोड़ा लिखी कष्ट सह लीजिए, बड़ा काम आएगा। अगले 1-2 साल 3 साल तक एग्जाम पे भारी रहेगा, है ना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में पहुंचेंगे तो आपके पास नोट्स रहेगा बिल्कुल हाथ में, पलटते रहिएगा, कहानी सुनना है अच्छे से, क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा कम लिखना होगा, ठीक है। तो आपराधिक कृत्य या क्रियाकलाप घोषित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ना। तो ये सभी इसका ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने का, ठीक है। लेकिन इसका कुछ चीज जो है अनजाने में टकरा गया आर्टिकल 19 से, ठीक है। नीचे आ जाइए पैराग्राफ छोड़कर। आईटी एक्ट, सूचना तकनीक कानून, सब टाइटल लेफ्ट साइड में, सूचना तकनीक कानून और अनुच्छेद 19 का विवाद। डैश देकर कुछ वर्ष पहले फेसबुक पर राजनीतिक अभिव्यक्ति करने, किसी आलोचनात्मक कार्टून को प्रस्तुत करने, के मामले को आईटी एक्ट की धारा सेक्शन 66A से जोड़ते हुए इसे अपकृत्य घोषित कर, इसे क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक क्रियाकलाप घोषित कर हिरासत में ले लिया गया। जब ऐसे उदाहरण बढ़ने लगे तब यह मामला सामने आया कि क्या भारत के नागरिकों के पास बढ़ने लगे तब यह मामला सामने आया कि क्या भारत के नागरिकों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसा मूल अधिकार है, या आईटी एक्ट ने उसका अपरदन, इरोजन
या न्यूनीकरण, मिटिगेशन कर दिया है। पैराग्राफ छोड़कर इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट विचार प्रस्तुत कर दिए हैं और यह निर्णय दिया है कि सूचना तकनीक कानून 2000 तकनीक कानून 2000 की धारा 66A और B के तहत राजनैतिक अभिव्यक्तियों पर निर्बंधन नहीं किया जा सकता है। यह विदेशियों के संदर्भ में लागू नहीं होते, किंतु नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इन अर्थों में सूचना तकनीक कानून की यह धारा संवैधानिकता से युक्त नहीं है। संवैधानिकता से युक्त नहीं है ना। तो अब लोग कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। नीचे एक सब टाइटल और दीजिए, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 19 बना अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105, ठीक है। इसको लिखिए जरा। अनुच्छेद 19 का संबंध नागरिकों के स्तर पर अनुच्छेद 19 का संबंध नागरिकों के स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ऐसी स्वतंत्रता यद्यपि विदेशियों पर लागू नहीं होती है, नागरिकों पर लागू होती है। है ना। यह उल्लेखनीय है कि यह उल्लेखनीय है कि ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
निर्बाध नहीं है, निर्बाध है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, और इस पर निर्बंधन, डिस्क्वालिफिकेशन, इस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल, इस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लगाए जा सकते हैं पैराग्राफ छोड़कर। जबकि अनुच्छेद 105 में सांसदों को सदन में निर्बाध अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। और वह किसी भी तरीके से न्यायिक पुनरीक्षा से बाहर है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षा से बाहर है ना। लेफ्ट साइड में लिखिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आर्टिकल 19 में ढेर सारे निर्बंधन हम लोग देखे थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इसके उसके लिए बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, अफस्पा और ब्ला ब्ला बहुत कुछ देखे थे। लेकिन सांसदों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों, इतना गड़बड़ काम क्यों किया गया, ये समझने लायक है। देखिए जब भी हम जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं तो भाई वो प्रतिनिधि है, कोई बात गुस्से में बोलेगा क्योंकि जनता की आवाज निकले, हो सकता है कुछ उच्छृंखल शब्दों का प्रयोग करेगा, अनुशासनहीन भाषा भी व्यक्त करेगा, किसी भावना से युक्त होगा, तो सदन उसकी भावना, उसके हाव भाव, उसके विचार सबको समझ पाए। इसके लिए किसी तरह का कोई कैप मत लगाइए कि ये सोच करके बोले, बिना सोचे जो जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में वो बोल पाए। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। संविधान में अधिकार दिया गया है लेकिन लोग जानबूझ के कम बोलते हैं। उसका कारण कुछ और है, एग्जाम में आया भी था, है ना। वो भी कहीं पढ़ेंगे, वो भी आएगा रास्ता, वो भी जगह मिलेगी। ठीक है, तो उनके पास ऐसे निर्बाध अधिकार होने चाहिए। तो आर्टिकल 19 से मुकाबला करेंगे तो 105 ऊपर है, ज्यादा पावरफुल है, और उसमें किसी तरह का कोई कैप नहीं लगा सकते। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, है ना, बाहर नहीं, उसी सदन में जहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू लगा हुआ है, कैंपस जहाँ से लोग गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं, है ना, वहां पर चाहे किसी, है ना, संयुक्त सत्र में, सेंट्रल हॉल में, उधर नहीं बोल सकते। वहां पे बोलेंगे डिफेमेशन का केस हो सकता है या किसी तरह का कोई लीगल एक्शन हो सकता है। तो अभी भी राज्यसभा में भी हो ही गया कल, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, वो सारा बात बाहर नहीं बोल सकते। बहुत सारा जो ऑब्लिगेशन वाली चीजें हैं बाहर बोलेंगे तो कहानी दूसरी होने लगेगी, है ना, बहुत तरह के याचिकाओं का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मामला है, इसके पीछे ये एक्चुअल रीजन है। सांसदों को इतनी स्वतंत्रता दी गई लेकिन वो खुद ही इसका अभ्यास नहीं करते। और पहली बार ही जब सिलेबस बदला तो जीएस में जिस तरीके से प्रश्न पुराने जमाने के पॉलिटी वाले बंद हुए, गवर्नेंस के चीज़ों को आना शुरू किया, समसामयिक चीज़ों को पूछना शुरू किया और अंतः अनुशासनात्मक तरीके से प्रश्न बनाना शुरू किया। तो 2013 का पहला प्रश्न देखोगे, जिस साल सिलेबस चेंज हुआ था, तो यही था कि हाल फिलहाल में सांसदों ने अपनी भूमिका को घटाया है, न्यूनीकृत किया है। क्या आपके विचार में यह दल बदल कानून की वजह से है? एग्जैक्टली ऐसा लाइन नहीं होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का थीम यही है ना, कि आप ये बताइए कि दल बदल कानून की कोई भूमिका है क्या इसमें? तो वास्तव में ऐसी भूमिका है। दल बदल कानून बना तो सचेतक बनाए जाने लगे, हम लोग नोटिस भेजने लगे। जैसे ही कोई पार्टी लाइन से हट करके कोई बात बोलता है, अध्यक्ष तुरंत नोटिस भेज देता है।
और चेयरपर्सन को तुरंत कहा जाता है कि यहाँ से बनाइए मेमोरेंडम, और प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन भेजिए कि क्यों इसे हटा दिया जाए, इसे डिस्क्वालीफाई क्यों ना कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, है ना, सेक्शन 8। ये राजनीतिक आधार से हट करके कोई गड़बड़ करने वाला है, कुछ सोच रहा है माइंड में इसका, पार्टी उठी तोड़ेगा, तो उस अनुशासन को ध्यान में रखकर तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है। और सांसद डर के मारे चुप, उसको मिला है 105। तो ये अगर कभी मामला आ जाए, ये अभी तक इस तरह से सवाल नहीं पूछे हैं कि दल बदल कानून, है ना, 1985 और अनुच्छेद 105 के बीच विवाद क्या है, तो यही मैटर उठाना पड़ेगा। तो ऐसा होने से क्या हुआ, आला कमान कल्चर हो गया। पार्टी पहले ही से तय करके रखती है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब मेज थपथपाना है, कौन सा कविता, कौन सा मुहावरे बोलने हैं, वाहवाही कैसे कैसे करना, वाह वाह गजब गजब, तय रहता है। आजकल मैच फिक्स रहता है पहले से। ये सब काम करवाया दल बदल कानून ने। हालांकि वो कानून भी रिक्वायर्ड था, क्योंकि इतना हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर होता था, तो उसको रोकने के लिए हम एक दवा खाए तो साइड इफेक्ट ये हो गया। मेडिसिन लेते ही कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखता है, और वो बैकफायर ये है। तो आज के समय आ गया है कि दल बदल कानून में ऐसे संशोधन हो ताकि बेबाक आवाज लोगों के निकले। आजकल आवाज निकल नहीं पाती है ना। सांसद लोग बनते हैं गरजने के लिए, वहां पे जाके नौकरी करने लगते हैं, निमियाने लगते हैं, है ना। और वो आप आला कमान के एक कॉरपोरेट के मार्केटिंग एजेंट हो जाते हैं, जिसमें आपको वही बोलना है जो ठीक लगे, दिल को भाए, है ना, वरना नहीं रहेंगे आप। ठीक है, ये पूछे थे वहां पे। और ये एक्चुअल में ये मैटर सामने आया, देखो ये जुड़ा हुआ है सिविल सोसाइटी से। सवाल पूछा है 2013 में, देखो कहानी कब की है, 2011 से कहानी शुरू हुई। समझो यूपीएससी को, आप लोग को जिस तरीके से ले चल रहे हैं ना, इसमें अपने आप पंडित हो जाओगे। क्वेश्चन पकड़ने वाले को पता चल जाएगा किधर से उठेगा और क्या होगा सवाल। ठीक है, 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन स्टार्ट किए और कुछ लोग इकट्ठे हुए। एक संस्था थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है बल्कि अभी भी। सिविल समाज ने लोगों को बुलाया और कहा कि भाई लोकपाल होना चाहिए। हालांकि उनका समझ ठीक नहीं था, वो भी आपको पढ़ना है, और यह शायद पढ़ चुके हैं पेपर 1 में, जो नहीं पढ़े पढ़ेंगे। लोकपाल होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में लोकपाल को भंग करने का आंदोलन चला, तो हमारे यहाँ लाने का चला, है ना। हम इतने पीछे हैं। इसको लाने का उम्र था, जगह था 1960 का दशक। ठीक है, 60s में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ गया, 1809 में ही था पहले तो स्वीडन में। और अगर कुछ देश में देखें तो हमारे यहाँ कमेटी बनती है, ब्रिटेन में कमेटी बनती है, ऑलमोस्ट टाइम एक जैसा है। 1961 में ब्रिटेन में कमेटी बनी, सर जॉन व्याट कमेटी। हमारे यहाँ 1962 में कमेटी बनी, और वो है के संथानम कमेटी। दोनों ने ओम्बड्समैन बनाने को कहा। इसके यहाँ बन गया, कब बना, 1967 में। हमारे यहाँ कब बना, 1 जनवरी 2014। बना नहीं, कानून बना, लागू हुआ, लेकिन बन अभी भी ठीक से नहीं पाया है। और दिसंबर का महीना बड़ा खतरनाक होता है। ये सब काम दिसंबर में होता है जो अभी जनवरी में हो रहा है। तो 8-9 जनवरी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए और बड़े किसी चीज़ के लिए, वरना अधिकतम चीज़ सब दिसंबर में। जाड़ा का दिन जो है बड़ा गड़बड़ वाला थोड़ा रहता है इस मामले में। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, 60 के दशक में अगर बना लेते ना तो ठीक था। जैसे आप काम, अब देश चलाते हैं तो कुछ चीजें समय पर कर लेनी चाहिए। जैसे आपको समय पे खेल लेना चाहिए था, अगर नहीं खेले तो आगे खेलने का मन करेगा, दूसरे चीज से खेलने का दिन आएगा तो फिर बच्चे जैसा खेलोगे, तो सही नहीं है। सही ग्रोथ फिर नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे उससे बेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। दुनिया के देश समझ गए फालतू चीजें बेकार का है, इससे अच्छा गवर्नेंस पे ध्यान दो, RTI ये सब करो, सिटीजन चार्टर पे ध्यान दो। तो ये सब हटाने लगे। हम तब क्या है, पुराना एक चीज पकड़े हुए, लोकपाल वो लाओ, तब भ्रष्टाचार दूर हो गया यहाँ पे। लेकिन चलिए, सिविल सोसाइटी माहौल बनाती है, माहौल बनाई और एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट का डायनेमिज्म ये है कि लोकपाल, लोकायुक्त हमारे सिलेबस में होता था पहले लिखा हुआ, अभी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है, हर साल पढ़ते हैं हम लोग,
तो इतना रेलिवेंट बना दिया है ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन, नहीं कि उसके बाद भी लगातार क्वेश्चन आता है। 2007 से पहले का सिलेबस देखेंगे तो लोकपाल लोकायुक्त लिखा होगा। आज भी जिन राज्यों में है ना लोक प्रशासन का विषय है, जैसे बिहार, यूपी, वहां पे अगर देखोगे तो लोकपाल लोकायुक्त 14वां जो आखिरी जो होगा ना भारतीय प्रशासन के मुद्दे, उसमें लिखा हुआ होगा। हमारे यहाँ वहां नहीं था, हमारे यहाँ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन में था और पेपर 2 में भी था, दोनों ही जगह था। लेकिन अब दोनों जगह से हटा दिया गया क्योंकि ये इररिलेवेंट हो चुका था। 2007 में सोचिए सिलेबस से हट जा रहा है। आंदोलन कब शुरू हो रहा है लाने का? 2011 में। तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ 1,50,000 1.5 लाख लोग इकट्ठे होकर के एक तरह से पार्लियामेंट को दबाव डालने लगे कि आप बेकार के हो, अब यही कानून बनाओ। हम बना दिए हैं, इसका धारा और लिख दिए हैं, जन लोकपाल, यही लो, पारित करो। नहीं करोगे तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, सांसदों का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे, ये सब होने लगा। तो ये मुद्दा उठा, ये जो मामला है जो 2013 में प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न है संसदीय संप्रभुता के खतरों से संबंधित। और ये खतरे उत्पन्न कहां से हुए? सिविल सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सांसद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और सांसद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि दल बदल कानून बना है, और वही बात होता है जो मंजूर आला कमान होता है। विधायिका स्वतंत्र नहीं रही, विधायिका में जो आला कमान है वो डील करते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट, टॉप लेवल पर बैठे लोग, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी के, वो तय करते हैं कि हमारे यहाँ क्या होगा। ठीक है, ये सारे चीज जुड़े हुए हैं। तो दल बदल कानून डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। ये मामला जो प्रश्न उठा है संसदीय संप्रभुता के खतरों की वजह से। अभी हम जाएंगे विधायिका में तो हम वहां ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अब इसी में से एक बुलबुला है, एक मॉड्यूल है इसका, दल बदल कानून। और भी कई वजह है जिससे कि ये हुआ, जैसे स्टैंडिंग कमेटी। अभी भी देखिए स्टैंडिंग कमेटी को भेजा नहीं तो ठीक ही किया एक तरह से। आप देखेंगे कल डिबेट में सारे लोग मांग रहे थे कि भाई सिलेक्ट कमेटी को भेजो या स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, और सरकार तो अभी थोड़ा इलेक्शन के मूड में है, वो सब की नहीं, तो ठीक ही है। स्टैंडिंग कमेटी को भेजोगे, लटका के रखेगा, जो रिपोर्ट करेगा उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ लाएगी और बाकी लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों? सभी क्या है, तय है कि क्या करना है। स्टैंडिंग कमेटी नाम का संस्था रह गया है। तो स्टैंडिंग कमेटी अपने आप में इररिलेवेंट होते जा रही है, और उसने भी सांसदों को पंगु बना दिया है। किसी दिन छपा हुआ रहेगा आपके पास, किसी भी दिन आपके पास प्रश्न, यूपीएससी का ये सब प्रश्न है, ये सब झा पांडे शुक्ला मिश्रा किताब में नहीं रहता है ना। और मेंस का काम इससे बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो हमेशा 2-3 स्टेप फॉरवर्ड पढ़ाई करके जाना चाहिए। अगर सिविल्स का अलग होता है तैयारी, उसका अप्रोच अगर लेना है तो ऐसे। तो अब देखिए मुद्दे कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, और ये वहां से उठा। इसमें और भी विषय हैं, जैसे प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल हम ध्यान नहीं देते, विपक्ष लाता है, हम कभी उसको देखते ही नहीं। इस वजह से भी सिविल सोसाइटी का आंदोलन हुआ और संसद की संप्रभुता के खतरे उत्पन्न होने लगे। इसमें कई पॉइंट्स हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे। उसमें से एक मुद्दे पर सवाल पूछा गया था, वो 2013 में। अभी बहुत सारे विषय और भी उत्पन्न हो गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताऊंगा मैं आगे, अभी बहुत सारा चीज। जब विधायिका पहुंचेंगे तो वहां पे कैसे रिलेवेंट हुआ, क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग उधर देखेंगे। अभी तो ये जानना है कि इसको क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। 105 पॉइंट्स में जाइए आप। सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनके पास बेधड़क और बेबाक आवाज होनी चाहिए। दूसरा, पार्टी पॉलिटिक्स, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर
कोई सांसद यदि जनहित में आवश्यक हो तो अपने दल की नीतियों के विरुद्ध भी विचार प्रस्तुत करे। तीसरा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका लगभग एक ही पार्टी हो जाती है, लगभग एक ही पक्षकार हो जाती है। कार्यपालिका को मान्यता तब मिलती है जब विधायिका में उसे बहुमत प्राप्त हो। और ऐसी परिस्थिति में आलोचनात्मक चिंतन बनाए रखने के लिए सांसदों को अभिव्यक्ति का विशेषाधिकार दिया जाना अत्यावश्यक है। ठीक है, देखिए समझिए थोड़ा। अध्यक्षीय प्रणाली में 3 प्लेयर एकदम बिल्कुल सेपरेट हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो वहां पर मंत्री सांसद नहीं है या सांसद मंत्री नहीं है। जो सांसद के व्यवसाय में है, प्रोफेशन में, उसके मन में ये भावना नहीं है कि हम ऐसा ऐसा बोलेंगे ना तो चाटुकारिता कर देंगे थोड़ा अपने आला कमान का, तो हमें मंत्री पद मिल जाएगा। होना ही नहीं है। कार्यपालिका बिल्कुल अलग होती है। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ सांसद मंत्री भी है। तो मंत्री सांसद के पास क्या टेंशन है कि थोड़ा भक्ति कर लें चलाने वालों का। तो अगर उसके पास बेबाक आवाज नहीं रहेगा तो जनता का प्रतिनिधि थोड़ी रह पाएगा। इसलिए विशेषाधिकार ऐसे ही जगह अमेरिका में कोई, अमेरिकी संविधान में सांसदों को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन आप करिए, आप चीजों को बताइए। यहाँ पे इस वजह से ऐसी चीजें करनी पड़ी। तो अमेरिका में ये होता है कि जैसे अब मान लीजिए वहां पे रिपब्लिकन पार्टी कार्यपालिका में है, तो कोई रिपब्लिकन सांसद उठ के हो सकता है बिल बैंड बजा के चला जाए, उसी के नाम पे कानून बन जाए फलाना एक्ट। जैसे पेंडल्टन एक्ट, पेंडल्टन किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी वहां पे ऐसे ही सब बना ही देते हैं। कोई बढ़िया सा कोई मुद्दा उठाया, भले वो सरकार का ही कोई पार्लियामेंटेरियन हो, उसी पार्टी से रिलेटेड हो, लेकिन कार्यपालिका से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जानता है कि इससे फ्यूचर होने वाला हमारा है नहीं, तो बेबाक रहता है, ऐसे ही ठीक रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए देना जरूरी है, मस्ट है। और इन वजहों से कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का डिसीजन है ये सब सारा। और इस तरीके से लोग नहीं दर्शाते हैं, नहीं बता पाते हैं, है ना। जब भी प्रश्न पूछेंगे, आजकल एनालिटिकल सवाल पूछते हैं, चीजों को इस तरीके से दिखाना है, पैराग्राफ छोड़कर। अतः नहीं, देखिए संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक ही प्लेयर है, ठीक है। तो क्या होता है कि विधायिका का कोई वजूद नहीं रह जाता है, कार्यपालिका ही कार्यपालिका नजर आती है। अभी आप कल ही परसों में देख लीजिए क्या नजर आई, क्या नजर आई। अधिकतम सांसद, अब चूंकि आप किसी पार्टी के हों, खड़े होते हैं पक्ष छोड़कर, क्योंकि वहां तो व्हिप जारी किया है ना, बीजेपी के व्हिप जारी है,
इसके पक्ष में बोलना है, दल बदल कानून है, कुछ बोलना है नहीं है इधर उधर, सारे पार्टी वाले बाकी इनको छोड़ करके खड़े होंगे कि आई स्टैंड टू सपोर्ट दिस बिल बट, लेकिन समुदाय के साथ, है ना, लेकिन कुछ इतना हड़बड़ाने का क्या जरूरत है। मंडल कमीशन आया था तो बहुत सारा डाटा आया था, बहुत सारा रिव्यू करना चाहिए हमें पहले, आर्थिक रूप से चलाने के लिए कैसे चलाओ। मैंने जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं, ऐसे ढेर सारे सांसद बोले भी हैं, है ना, कुछ पढ़े लिखे हुए सांसद हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, समझदार लोग भी हैं उधर, खास करके राज्यसभा में, कि इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल हो गई। एक तरह से तुगलकी है, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को दीजिए, फिर थोड़ा टाइम लीजिए तो हम लोग करेंगे, है ना, फरवरी में बात करते हैं, कुछ ब्ला ब्ला ये सब बातें हुई। लेकिन हुआ क्या, संसदीय मामलों का मंत्री होता है यहाँ पे, है ना, संसदीय प्रणाली में संसदीय मामलों का मंत्री। तो गवर्नमेंट चाह ले सब कुछ कर सकती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने छोड़कर सब काम करने की क्षमता रखती है, क्योंकि सदन से ले लेगी कि हम आज ही पारित करेंगे, आपका क्या कहना है, तो ज्यादा लोग किसके रहेंगे, उनके, बोलेंगे हाँ 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 आज ही हो जाए, ये बंद ही ना 10 घंटे बाद हो जाए, ठीक है आज ही क्या देर करना है। सबके एजेंडे में भी था, सब लिखा था, सबके चुनावी घोषणा पत्र में। ये ऐसा चीज है कि कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, तो नहीं चाहते हुए भी वोट भी देना पड़ा और दोनों ही जगह से पास हो गया। तो इसको कहते हैं एग्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाती है विधायिका। विधायिका कंट्रोल अध्यक्षीय प्रणाली में करती है, जो सेपरेट बॉडी है ना, वहां पर कंट्रोल सही होता है। अभी पढ़ेंगे, फेडरेशन आएंगे तो जाएंगे। लिखिए पैराग्राफ छोड़। उपर्युक्त वजहों से अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 19 की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व सत्ताधारी है। सत्ताधारी है। अभी 105 के क्या खतरे हैं पढ़ेंगे, जब वहां पहुंचेंगे ना विधायिका में तो बात करेंगे। आर्टिकल 52 से कार्यपालिका का चैप्टर शुरू होता है और हमारे बहुत सारे यूनिट भी हैं उसमें, चौथा यूनिट, छठा यूनिट, है ना, हम यूनियन स्टेट सब साथ में पढ़ेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जब आएगा जमाना, वहां से लेकर 78 तक, 79 से फिर विधायिका शुरू होगी, तो उधर हम लोग पहुंचेंगे ना तो ये सब इशूज देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 से संबंधित मुद्दे। इसमें विषय बहुत हैं, पहले तो ये जानें कि ये इसका क्या वो है। देखिए, मूल अधिकारों में, लिबर्टी के अंतर्गत, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली, हाँ लिखना है और क्या, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के, लिबर्टी सब लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, है ना, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे अधिक शक्तिशाली व सत्ताधारी प्रावधान अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया गया है।
क्योंकि यह उदारवाद से प्रेरित है। उदारवाद, लिबरलिज्म, उदारवाद है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए लिबरलिज्म, लिबरलाइजेशन नहीं, लिबरलिज्म। आप खतरनाक खिलाड़ी हैं। हाँ, उदारवाद ब्रैकेट में लिखिए लिबरलिज्म से प्रेरित है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया है क्योंकि लिबरल प्रैक्टिस मनुष्य के लिए, ह्यूमन सेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे लेफ्ट साइड में लिखिए उदारवाद ब्रैकेट में लिबरलिज्म क्या होता है। उदारवाद ब्रैकेट में लिबरलिज्म क्या होता है। ठीक है, पॉइंट में खेलिए। पहला पॉइंट, यह विचारधारा ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नारे गूंजे, है ना, 1789, फ्रांस की राज्य क्रांति से प्रेरित है। दूसरा डॉट, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने उदारवाद, लिबरलिज्म को मान्यता दिया है और इसे लोकप्रिय बनाया है। अब थोड़ा कुछ बात पहले समझ लीजिए, फिर कुछ काम की बातें पॉइंट में लिखेंगे, सब लिख नहीं सकते, है ना। देखिए भाई, जो भी लोकतंत्र जिसमें हम जी रहे हैं, जहां पे मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, इन सब का जड़ लिबरलिज्म है ना, उदारवाद। इसी से ह्यूमैनिज्म, डेमोक्रेसी, है ना, न्याय, सोवरेंटी, सारी चीजें निकली हैं। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति, है ना, गौरव, गौरव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गौरव कब आएगा? जब हम लिबरल थॉट्स के होंगे तब। लिबरलिज्म की मूलभूत अवधारणा ये है, इसमें मान्यता ये है कि व्यक्ति जो है ना, जन्म से ही अंतरजात तरीके से, इनहेरेंट तरीके से लिबरेट होने के लिए आया है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए आया है। और उसके पास एक और एक मात्र जो है सेंस या अधिकार है, वह क्या है? फ्रीडम, लिबर्टी। उससे भी थोड़ा आगे बढ़ के, फ्रीडम के मुकाबले लिबर्टी। फ्रीडम जब हम कहते हैं तो इसमें कुछ हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल चीजें आ जाती हैं, लीगल चीजें आ जाती हैं कि ये काम कर सकते हो यहाँ तक। जैसे फ्रीडम में सीमाएं हैं, फ्रीडम शब्द में ही कैप लगा हुआ है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, है ना, ये है। लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर आप ऐसे समझो, जैसे मान लो किसी मेहमान को बुलाए आप और आप कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझिए, तो ये थोड़ी कहता है कि चलो लिख दो, चलो रजिस्ट्री ऑफिस में चलो, कागज बनवा ही क्या आए थे, सिर्फ साइन करना है, ऐसा नहीं बोलता है ना। तो क्या है, फ्रीडम में डिसिप्लिन इन्वॉल्व होता है, ये सब बोला जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइज, जैसे वो घर में आए मेहमान तो उनको बोला गया कि मतलब यू फील फ्री, तो उसमें फिर कंडीशन है कि भाई अपना ही है, बाथरूम तो गंदा नहीं कर देना है, नहीं तो मेहमान कब जाओगे वाला सिनेमा देखे थे आप, वैसा होगा।
लिबर्टी का मतलब हम कुछ भी करें, हम किसी भी विचारधारा के, आप हमें ये मत बताइए कि हम कैसे रहें। देखिए इसमें ये भी सेंस इन्वॉल्व है कि नैतिकता के जो उद्देश्य है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होते, बदलते रहते हैं। आप किसी भी तरीके से किसी चीज को सही और गलत नहीं ठहरा सकते, वो सिचुएशनल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में दिखाता है कि भाई हीरो है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, और बाद में लीगलाइज भी कर देता है फिल्म की, ये वजह से कहीं गया था वहां पे उसका पैर टूट गया, किसी ने हेल्प किया तो अब थोड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे उससे निकल गया। फिर भी वो उसको, जो इंडियन सिनेमा है तो उसको थोड़ा रैशनलाइज कर देता है कि भाई दिमाग पर ज़्यादा असर ना हो, वरना हमारे दिमाग में उतना लिबरल थॉट्स नहीं है, हम थोड़े बिल्कुल साफ साफ वाले वो हैं। कोई कैसा भी कुछ सोच सकता है, कैसा भी कोई विचार ले सकता है, किसी भी तरह से कोई भूमिका संपादन कर सकता है, मतलब कोई विचार ही नहीं है, ये जब आ जाए ना लिबरलिज्म ये है। तो विचार ही ना हो कोई, जैसे आज हम लोग कहते हैं ना, हम ये बात ठीक है वो बात गलत है, कल नहीं बोल पाएंगे, है ना, कल नहीं बोल पाएंगे। आज जैसे भाई मोबाइल पे सोशल मीडिया और ये सब पे बने रहना, लोग गार्जियन कहते होंगे खराब है, कुछ टाइम में इंडिया में कल्चर डेवलप हो जाएगा, लोग ऐसे निकाल देंगे तो काम का चीज होने लगेगा, तो लोग बोलेंगे देखो सोशल मीडिया देखते ही नहीं हो, तुम ऐसा करते ही नहीं हो, कभी कभी ऐसा भी करो, ठीक है, बाकी में मना किया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इंडिया में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अच्छे से काम नहीं किया, पहले बहुत अच्छा कल्चर नहीं हुआ, ज्यादातर आम लोगों का करियर नहीं बना, किसी बिरले का बना, तो हमारे यहाँ कहावत हो गया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, सॉरी खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये बन गया। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब पढ़ के पता चला बेरोजगार का भीड़ खड़ा है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ की तो ये परिभाषा बदल जाएगा, जो अभी हमने पहले बोला था वो वाला हो जाएगा। तो खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनोगे, तो ये तो चेंज हो गया ना। तो लिबरलिज्म का यही है, ये मैच्योरिटी जल्दी से नहीं आती है, ये मैच्योरिटी कि कोई विचार ही नहीं हो। देखिए जब तक ये नहीं होगा, मतलब लिबरलिज्म का सेंस जब तक नहीं होगा, तब तक जितनी समस्याएं हम जो कह रहे हैं, जैसे महिला पुरुष का जो भेदभाव है, ये इसी पे आधारित है ना, कि महिलाओं का इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हम महत्व ही नहीं देते। अरे ये कैसे, इसका ऐसे कैसे हिम्मत हुआ, ये जो मैस्कुलिन मेंटालिटी है इसी से हो जाता है ना ऐसा, वो किसी बात नहीं कर सकती है, अपना काम नहीं कर सकती है, उसमें तुरंत हो जाता है ऐसा। लेकिन जब लिबरलिज्म का प्रभाव आ जाएगा, ये थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि वो एक इंडिविजुअल है, उसका अपना आइडियोलॉजी हो सकता है, अपना तरीका हो सकता है, अपना इंडिविजुअल पहचान हो सकती है, तो ये झमेले खत्म हो गए। और अब नहीं भी टाइम पे उठी, पहले तो जाकर पति खाना बना रहा है, नाश्ता बना रहा है, ये अपने आप हो जाएगा। तो ये करना नहीं पड़ा। वेस्ट में क्यों ऐसा होता है कि कोई भी आया घर में खाना बनाने लगा जो अवेलेबल है ना, क्योंकि अफेक्शन की वजह से फैमिली है, दबाव की वजह से नहीं है कि पत्नी का काम खाना बनाना है, पति देव को चाय लेके उपस्थित नहीं हुई, ऐसा हिम्मत कैसे हुआ, है ना। या ये मानक बन गया कि ये करने वाली अच्छी बहू होती है। हमारे यहाँ तो आइडिया है ना, एक पर एक आइडिया है। अच्छी बहू का परिभाषा वही जो पैर दबाए, चाय लेके टाइम पे आ जाए तो ये सब क्या हम अपने हिसाब से इसको एक बना लिए, नॉर्मिंग कर लिए। दिस नॉर्म्स इज अगेंस्ट द लिबरलिज्म। ये उदारवाद की जो विचारधारा है उसके अगेंस्ट में है। तो ये लिबरलिज्म का सोच वेस्ट में आया, और ये बौद्धिक क्रांति से, रेनेसा जैसी चीजों से, लोगों में अवेयरनेस के बढ़ने से ये सब आती है। लोग इस तरह के हो गए, ठीक है, और लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पे बात करने लगे। राजा को सोचने लगे ये कौन होता है बिना हमसे पूछे हुए टैक्स कैसे ले लेगा, ठीक है। तो ये सब अप्रोच यहाँ है। अब इस आइडिया में ना, ये जो लिबरलिज्म है, इस आइडिया में थोड़ा डायलेमा भी है, कंफ्यूजन भी है। ये लिबरलिज्म है ना, ये उदारवादी सोच थोड़ा कैपिटलिस्ट तरीके के चीजों को बढ़ावा देता है। तो एडम स्मिथ ये सब इकोनॉमिक्स में भी पाए जाते हैं, उनका सिद्धांत उधर भी है कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल कुछ भी करेगा, तो कुछ भी करने में कैपिटलाइजेशन के तरफ भी बढ़ता है। लेकिन ये फ्रीडम या ये चीज, जैसे एक व्यक्ति समानता की जब हम बात करते हैं
तो आर्थिक समानता जैसी चीजें इसमें नहीं है, इस विचारधारा में एक कमी है, वो ये है। मतलब आप लोग पीएचडी करते पॉलिटिकल साइंस से और समझ होता तो सब ये सब चीज करके लोग निकालते हैं। काम की बात मैं बताता रहता हूँ, बीच बीच में थोड़ा ध्यान नहीं, पर मंगल बुध ग्रह पे नहीं जाना है, कहीं लिखने में काम आएगा, है ना। जब भी उद्देशिका के किसी चीजों को एनालाइज करोगे ना, हमारे वाला जो पहले भी बताया है मैंने, जैसे समाजवाद तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन इसमें यही है कि वो एक व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा हो जाए तो उसको खराब नहीं मानते ये लिबरलिज्म में, क्योंकि आर्थिक रूप से एक तरह से भेदभाव मनुष्य कर सकता है ना। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो एक दूसरे से अंतर करना चाहता है, उससे हट करके कपड़े पहने। अमिताभ बच्चन इसलिए होंगे कि भाई वो मतलब सो कॉल्ड अच्छा लाइफ जिएंगे, लोगों से अलग रहेंगे, तभी माना जाएगा कि अमिताभ बच्चन है। तो लिबरलिज्म के विचारों से ये मैच करता है। लेकिन राजनीतिक आधार पर फिर ये समानता की बात करने लगते हैं, जैसे मतदान का अधिकार तो सबको होना चाहिए, राजनीतिक अधिकार बराबर, आर्थिक अधिकार में बराबर नहीं, उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। तो इस चीज को कुछ विचारकों ने इसको बोला कि देखो यार कंफ्यूज मत रहो, ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ट्विस्ट करो। तो यूरोप में 16वीं 17वीं 18वीं सदियां थोड़ा इस कंफ्यूजन में गुजरी, लेकिन कुछ विचारकों के प्रभाव जैसे जेस मिल है ना, जर्मी और ऐसे विचारक आए और इस उदारवाद को सुधार करके थोड़ा सा इसी में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की बातें करने लगे। ये जो उदारवादी सोच है एक तरफ कि भाई आर्थिक आधार पर हम फ्रीडम देते हैं, राजनीतिक आधार पर सब बराबर है, ये ठीक नहीं है। आर्थिक आधार पर भी समानता लाना चाहिए, और वो भी ऐसे लोगों के लिबरल चीजों को बढ़ाने के लिए या उदारवाद को बढ़ाने के लिए जो समाज में पीछे हैं। तो ये काम कौन करेगा? इंडिविजुअल के स्टेट करेगा। तो राज्य की कल्पना इस तरीके से की गई कि राज्य हस्तक्षेपकारी होगा, वरना उदारवाद क्या मानता है? राज्य लेजे फेयर होगा, मार्केट विल डिसाइड, स्टेट डिसाइड नहीं करेगा। मार्केट, एडम स्मिथ पे जाइएगा तो लेजे फेयर, इकोनॉमिक्स में हम लोग लेजे फेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। पबैंड में सब पढ़ते हैं, लॉ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और इसमें हर तरह के चीजों का आया हुआ रहता है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। तो स्टेट को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की बात होने लगी। उसी का परिणाम निकला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी उदारवाद की प्रक्रिया की वजह से लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया, और वो उदय उन्हीं जगहों पे हुआ जहां पर लिबरलिज्म का प्रैक्टिस पाया जाता था, यूरोप में, यूएस में, और फिर हम लोगों ने भी नकल किया ऐसा। और आज जो आरक्षण की बात करते हैं, है ना, ह्यूमनिज्म के नाम पर या न्याय के नाम पर, है ना, ये सब चीज, चूंकि न्याय में आके फिर वो दोनों एक ही हो जाते हैं। न्याय जो उद्देशिका में भी पढ़े हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। लेकिन उदारवाद में क्या है? आर्थिक अन्याय, राजनीतिक न्याय। समझ गए? इस तरीके से चीजों का ग्रोथ हुआ। कॉन्सेप्चुअल पैराडाइम इसके पीछे इस तरह का है। लिखिए जरा, उदारवाद क्या है में ही अगला पॉइंट। इसकी मूलभूत मान्यता यह है कि व्यक्ति जन्म से ही, स्वभाव से ही स्वतंत्र है, जन्म से ही, स्वभाव से ही स्वतंत्र है, वह किसी तरह की आस्था, विचारधारा, जीवन जीने के तरीके, अपना सकता है और किसी तरह के मानकीकरण
किसी तरह के मानकीकरण नहीं किए जा सकते हैं, मानकीकरण नहीं किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, ऐसे ही विचारों से स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसी विचारधारा उत्पन्न होती है ना, उत्पन्न होती है। अब देखो, थॉट प्रोसेस बनाओ आईएएस बनने के लिए, फैक्ट नहीं रटना है, ये पॉइंट। तो आज की पढ़ाई से जो अभी सीखे, इसका इस्तेमाल ऐसे में भी कर सकते हैं। या मान लीजिए हम सहिष्णुता के बारे में लिख रहे हैं, एथिक्स में लिख रहे हैं, या हम ऐसे में लिख रहे हैं भारत में इतना है, तो एक डायमेंशन अचूक अस्त्र के जैसा ये चलेगा कि लिबरलिज्म, उदारवाद पर बल देना पड़ेगा। जैसे कोई मांस खाता है तो हम लोग मान के खराब है, मांस खाता है, ये अच्छा नहीं है, तो भेदभाव हो गया ना, टॉलरेंस खत्म हो जाएगा। कोई कुछ खाता है, कुछ करता है, कुछ भी सोचता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप उसको मानकीकरण के दायरे में नहीं ले सकते। इसमें जब फेथ आएगा, वो इंडिविजुअल है, मानव है, उसको इसका फ्रीडम होना चाहिए। इस तरह का जब लिबरल थॉट्स हमारे पीछे में, हमारे वैचारिक समझबूझ में होगा, तो सहिष्णुता, समानता, ये सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। और आर्टिकल 21 उसका प्रतीक है। लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ क्या है? जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे बच्चे पढ़ते क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, एक आध केस, काम खत्म। एक भी नहीं आएगा सवाल ऐसे। इशूज इसमें हम लोगों को पढ़ने, और वो फैक्ट्स भी देख लेने, वो भी नहीं छोड़ना है। तो तरीका थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा पढ़ने का, यूपीएससी के लेवल पे पहुंचने के लिए। क्योंकि देखो क्यों नहीं हो रहा है या कम नंबर आता है, मैं बोलता हूँ कि देखो क्वेश्चन वो यहाँ से बनाता है, और हिंदी में खूब मेहनत करते हैं, 3-3 साल कोचिंग करते हैं जीएस का, लेकिन यहाँ से उनका गोली चलता है। वो यहाँ से मारते हैं एकदम गजब का, उनके पास तथ्य, आंकड़े और गजब की चीजें हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ से खूब फोर्सफुली काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, नहीं होता है। यहाँ करना ही नहीं है ना, इसको ही ऊपर उठाना है, तब जाके थोड़ा धीरे से भी मारोगे तो हो जाएगा। कम ही तथ्य रहेगा ना, पास कर जाओगे यूपीएससी। थोड़ा कंफ्यूज ही रहोगे, पास कर जाओगे। लोगों ने क्या, कुछ आता ही नहीं है। जो भी टॉप रैंकर से उनसे बात करके देखो, बहुत चीज उनको नहीं पता है। कुछ भी पूछ दो, ये जरा बताना, जरा इसमें क्या लिखा है, इसमें दिमाग लगाएगा, सोचेगा, उसको पता ही नहीं है। लेकिन ये सब क्या अनजाने में या जानबूझकर उनको सही तरीके, सही चीजें मिल गई, तो वो इस तरह के पचड़े में फंसते नहीं हैं और उनकी तैयारी इजीली हो जाती है। तो जो यूपीएससी पास करता है वो क्राउड ही अलग है, सिंपल तरीके से निकल लेता है। और कोई इतना तरीके से एकदम लगता है कि बाँह चढ़ा के एकदम छोड़ेगा नहीं, 3 साल कोचिंग किया है ना, तो भी पहला ही गेट में स्वाहा, है ना। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस में उसको ले आते हैं। ये कहानी, ये ना हो, इसके लिए तरीके हमें चेंज करने। और इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो हमारा डायरेक्ट कोई इससे ये संबंध नहीं है हमारे विषय का, हम छोड़ सकते थे, सीधे कार्यपालिका से बढ़ते आगे, लेकिन उस तरह से चीजें हो नहीं पाती हैं। तो कभी ऐसे में आए, उदारवाद को जोड़ना है, वहां पे सहिष्णुता आए, उदारवाद को जोड़ना है। विमेन डिस्पैरिटी, लिंग और समानता के कोई मैटर है, सामाजिक न्याय लिख रहे हो तो जरूर बताओ कि उदारवादी विचारधारा, उदारवाद पर विश्वास हो, उदारवाद के अभिवृत्तियां बने, इस पर बल देने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सबसे पहला चीज हो। पैराग्राफ छोड़िए। उदारवाद, लिबरलिज्म की मान्यताओं के प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रतीक के रूप में अनुच्छेद 21 का प्रतिस्थापन किया गया है।
जिसमें जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रस्तुत किया गया है। अब इसको देखिए, एक्सपेंशन किया पार्लियामेंट ने लिबरलिज्म के थॉट्स के आधार पर, क्योंकि इसके बिहाइंड जो आइडिया है, जो फिलॉसफी है, वो लिबरलिज्म का है, इसलिए एक्सपेंशन किया। तो एक्सपेंशन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। लगातार सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 का ही एक्सपेंशन हुआ। अगर राइट फ्रॉम 50 या शंकरी प्रसाद से ही शुरू करेंगे तो 1978 में मेनका गांधी की याचिका होते हुए आज भी निजता वाला ले लीजिए या यूथेनेसिया उठा लीजिए, सबको उठा लेंगे मिला करके, तो इसी आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है? सांस लेने का अधिकार, प्राण रहेगा तभी ना, अब सांस रोक नहीं सकते। मोहब्बत करने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ जलापूर्ति का अधिकार, आलोचनात्मक चिंतन रखने का अधिकार, है ना, और करप्शन फ्री सर्विसेज प्राप्त करने का अधिकार, है ना, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, इच्छा मृत्यु शुभ मृत्यु का अधिकार, बढ़ाते जाइए, है ना, जितना एक्सपेंशन चाहें आप कर सकते हैं। ये सब चीज मान्य है। अगला कोई PIL लाइएगा, कोर्ट बोल देगा ठीक है जी, बस वकील खड़ा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझदार हो, वकील को बोले लिबरलिज्म का डिस्कस करो, है ना, थोड़ा ये सब उठाओ, बेंथम का बात बताओ, गौरवपूर्ण क्रांति का चर्चा करो कि ये हमारे में सेंस डेवलप ही नहीं होगा, गौरव का समझ ही नहीं आएगा, मनुष्य होने का जो खुशी है ये फील ही नहीं हो पाएगा अगर ये ना हो तो तुरंत कोर्ट में दे देगा ऑर्डर। ये भी ठीक है, ये भी इसमें छुपा हुआ है। एक तो पीटी के लिए बहुत कुछ हो जाता है, स्वच्छ जलापूर्ति का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में, UPPCS जाइएगा, लिख दीजिए 21 लिखा रहा है, 19 20 21 22 टिक मार देना है, 21 कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमें इन चीजों से भी थोड़ा आगे बढ़ के कुछ इश्यूज हैं, और वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज, अब 70 के दशक के इश्यूज आज नहीं पूछे जाते हैं। कुछ मामला हो जाएगा तो पूछे जाएंगे, मामला हुआ नहीं, तो हमें निजता पर तैयारी करना चाहिए, है ना, आधार योजना के मैटर को जोड़ करके कि कैसे खराब है अच्छा है ना, यूथेनेसिया के मैटर को तैयार करना चाहिए। ये सारे मैटर जो रेलेवेंट हैं वो यहाँ से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए इसमें, लिखिए मुद्दे में पहला, निजता। निजता का अधिकार बनाम, निजता का अधिकार बनाम रीड IAS की वेबसाइट पे ना प्रीलिम्स वाले कॉलम में जाइएगा तो 80 पेज पॉलिटी का एक बुक होगा, 80 पेज का पॉलिटी प्री के लिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो मिनिमम तथ्य वथ्य के लिए वो ठीक ठाक है, उससे काम चल जाता है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और कोई भी किताब है भी उसको साइड कर दीजिए, पॉलिटी छोड़ करके आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, वो सारा चीज़ इसके साथ हो जाएगा। मेंस तक तो जो भी अवेलेबल है या कुछ पढ़ोगे उसे कुछ काम आता नहीं है, सब इधर से ही हो जाएगा। ठीक है, निजता का अधिकार बनाम आधार योजना। ठीक है, लिखिए जरा, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए 1978 में मेनका गांधी की याचिका पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने निजता
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता, प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार में अंतर्निहित माना था। अंतर्निहित माना था। हाल के वर्षों में आधार योजना के विषय पर जब यह मामला सामने आया कि इससे लोगों की निजता या प्राइवेसी का उल्लंघन होता है तो पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 से जोड़कर प्रस्तुत करते हुए आधार योजना की अनिवार्यता को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब कल देखेंगे आधार से क्या हुआ, आधार से क्या होता है, क्या नहीं है, या उसको रोक करके क्या करना चाहिए, क्या तरीके हैं। देखिए, एक तो इस एरिया में ध्यान रखिएगा कि इश्यूज हैं अवेलेबल। जैसे इच्छा मृत्यु का सवाल अभी आया नहीं है जीएस में, अभी कभी भी अवेटेड है। मे भी चौथे पेपर में आ जाए, दूसरे में आए, या हमारे ऑप्शनल के पेपर 2 में आ जाए, किधर भी फंसेगा आएगा। और ये आधार योजना गवर्नेंस से जोड़ करके क्यों जरूरी है और इसको बंद किया तो क्यों किया, ये तो हो ही सकता है क्योंकि कोर्ट बहुत ही लिबरल प्रैक्टिस का होते जा रहा है ना, यूरोप के जैसा माहौल बनाते जा रहा है। तो ये भी समझ जाइए कि आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पे लेकर के कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि अनुच्छेद 21 का दार्शनिक आधार है ना उदारवाद में छिपा है, और जिसको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय इसका विस्तार करते जा रही है। हाल के कुछ उदाहरणों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। तो लिबरलिज्म क्या है, और लिबरलिज्म का थॉट जो है वो व्यक्ति के फ्रीडम को, एब्सोल्यूट फ्रीडम और लिबर्टी को वो मान्यता देता है, और इसी आधार पर हर तरह की चीज़ों को हम मानते चले जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल के लिए कोई मानक न बनाए, उनको मुक्त करता हो। जैसे हमने मानक बनाया था, आधार रखोगे तो ये हो, रजाई लेना है आधार लाओ, सोना लेना है आधार लाओ, नाश्ता करोगे आधार कार्ड बताओ, तो आगे नहीं होगा है ना। ये मानकीकरण नहीं कर सकते जी, लिबरल है, ठीक है। उसका अपना कुछ प्राइवेट पार्ट जो है, आप उसका रेटिना, उसका थंब इम्प्रेशन लेके ये सब नहीं कर सकते, आप बातें नहीं कर सकते। उसको पीछे क्या है, लिबरल थॉट्स है। जीवन का अधिकार है तो मरने का भी है। अब हम इतने समझदार हो गए हैं कि कुछ समय पे हम मरना भी चाहेंगे, है ना।
जब बहुत ऐसा दर्द हो जाए, बीमारी हो, या अच्छी बात नहीं है लेकिन हम चाहेंगे ऐसा, तो उसको भी माने। सबके पीछे थॉट क्या है? लिबरलिज्म। यहाँ से भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। जिस दिन बनाएगा ना ये सब जितना चल रहा है कुनबा ये सब, इसी तरह का सवाल आता है। लोग पढ़ते कुछ हैं, अपना सोचते हैं कहाँ से आ रहे हो, तो पॉलिटिक्स पढ़ लिए, एक बोरा किताब लेके, है ना, सब पढ़ लिए, तैयारी कर लिए, लेकिन मामला बनता नहीं। कल देखते हैं इसको और बढ़ते हैं। थैंक यू।